उनमें से एक महत्वपूर्ण संधि है जो इस समय हमारे लिए गले की फांसी का फंदा जैसा बनी हुई है। एक संधि हुई हमारे देश की सरकार के द्वारा दूसरे देशों के साथ, और उस संधि का नाम है वर्ल्ड बैंक ट्रीटी, विश्व बैंक की संधि। फिर एक हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि। मैं आपको एक छोटी तकनीकी बात बताता हूं। दुनिया में संधियां दो तरह की होती हैं। एक तो द्विपक्षीय संधि होती है जिनमें दो पक्ष होते हैं, एक भारत एक इंग्लैंड, एक भारत एक फ्रांस, एक भारत एक जर्मनी, एक भारत एक रूस। ये सब द्विपक्षीय संधि है जिनमें दो देश आपस में मिलकर समझौता करते हैं। ये जो द्विपक्षीय संधियां होती हैं ये दोनों देशों की सुविधाओं पर आधारित होती हैं। दोनों देशों की मर्जी है तो संधि होगी, अगर दोनों में से किसी एक देश की भी मर्जी नहीं है तो संधि नहीं होगी। ऐसी द्विपक्षीय संधियां होती हैं। लेकिन कुछ संधियां ऐसी होती हैं जो बहुपक्षीय होती हैं, जिनमें एक देश के साथ समझौता नहीं होता, कई देशों के साथ मिलकर समझौता होता है। उनको बहुपक्षीय संधि कहते हैं, अंग्रेजी में उनको मल्टीलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं। तो जो बहुपक्षीय संधियां होती हैं ये खतरनाक होती हैं। इनमें क्या होता है कि कोई एक देश अगर सहमत नहीं है तो भी जबरदस्ती उसको शामिल करा के सहमत बनाया जाता है, जबरदस्ती। तो बहुपक्षीय संधियां बहुत खतरनाक होती हैं। और इसमें जैसे हमारी मर्जी नहीं है संधि में शामिल होने की, फिर कई देश इकट्ठे होकर हमें मार पीट के उस संधि में लेके जाएंगे, शामिल कराएंगे। कुछ वो इस तरह से होता है जैसे भेड़ों के बाड़े में कोई एक भेड़ जाना नहीं चाहती तो दूसरी कई भेड़ों को उसके पीछे छोड़ दिया जाता है और वो धकेल धकेल के उसको बाड़े में ले जाती हैं। वैसे ही होता है बहुपक्षीय संधि में। भारत नहीं चाहता किसी संधि में शामिल होना, लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं या दूसरे देश हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, भारत पर दबाव डालेंगे और दबाव इतने हद तक डालेंगे कि झक मार के भारत को उसमें शामिल होना पड़ जाए। वो बहुपक्षीय संधि होती है। और बहुपक्षीय संधि को रद्द करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो कई देशों के साथ होती है। द्विपक्षीय संधि को आप करें और रद्द कर दें वो आसान होता है। आज आपने संधि की, थोड़े दिन में आपको लगे कि आप उससे सहमत नहीं है या वो आपके लिए अनुकूल नहीं है, आप रद्द कर दीजिए। लेकिन बहुपक्षीय संधि में एक बार आप घुस गए तो इसमें से बाहर निकलना और इसको रद्द करना बड़ा मुश्किल होता है और जिंदगी भर के लिए वो क्लेश हो जाता है। तो ऐसी एक संधि हमारे देश ने कर ली सन 1947 में, आजादी मिलने के लगभग 6 महीने के बाद। ये संधि हुई 27 दिसंबर 1947 को और ये संधि हुई विश्व बैंक संधि और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संधि। ये दो संस्थाओं की संधि हुई जिसमें 44 देशों ने भारत के ऊपर दबाव डाला और भारत को जबरदस्ती इन दोनों संधियों में शामिल करा दिया। ये संधि क्या हुई? विश्व बैंक नाम की एक संस्था बनी अमेरिका की निगरानी में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नाम की एक संस्था बनी अमेरिका की निगरानी में। ये दोनों संस्थाओं का जन्म 27 दिसंबर 1947 को हुआ। ब्रेटन वुड नाम का एक छोटा सा स्थान है अमेरिका में, वहां पर इन दोनों संस्थाओं को पैदा किया गया। इन संस्थाओं का लक्ष्य क्या रखा गया? विश्व बैंक नाम की संस्था बनाई गई इस बात के लिए कि दुनिया के देशों को जब भी कर्ज लेने की जरूरत पड़े तो विश्व बैंक के पास वो जाएं और विश्व बैंक उनको कर्जा दे किसी भी काम के लिए। बदले में वो देश अपना अपना अंशदान विश्व बैंक में जमा करें। इसको थोड़ा समझिए। विश्व बैंक नाम की एक संस्था बनाई गई, उसमें ये व्यवस्था की गई कि भारत जैसे 44 देश कुछ कुछ अपने हिस्से का पैसा विश्व बैंक में जमा करें और जब जरूरत पड़े तो वहां से कर्ज ले लें। ऐसे करके ये संस्था बनाई गई। आप देखिए क्या मूर्खता की ये संधि है, कैसे फंसाया भारत को। पहले आप अपना अंशदान वहां जमा करो, $1 अरब, $2 अरब जो भी तय हुआ, 44 देश मिलके एक वहां बनाएंगे कोष, फिर उसमें से कर्जा ले लो जरूरत पड़ने पर। यह विश्व बैंक का बनाया गया। तो विश्व बैंक का ऐसी स्थापना कर दी गई, भारत को जबरदस्ती इसमें सदस्य बना दिया गया। और ऐसी ही एक संस्था बना दी गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसमें भी यही नियम था। 44 देशों ने मिलकर इसको बनाया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। भारत भी जबरदस्ती उसमें शामिल हो गया और उसमें भी यही था
कि अपना अपना अंशदान ये सभी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा करें और जरूरत पड़ने पर कर्ज ले लें। तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष दो संस्थाएं बनी 1947 27 दिसंबर को, और वहां से एक संधि हुई जिसमें भारत भी शामिल हो गया अन्य 44 देशों के साथ। धीरे धीरे इस संधि में शामिल देशों की संख्या बढ़कर 186 हो गई। अब 2009 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि में 186 देश शामिल हैं, भारत भी उसमें से एक है। और भारत के बारे में ये कहा जाता है कि जिस दिन से ये दोनों संस्थाएं बनी उसी दिन से भारत इसमें शामिल है। अब आप बोलेंगे जी इसमें बुराई क्या है? इसमें देखिए क्या बुराई है जो समझने लायक है। वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में हम अपना अंशदान जमा करते हैं हर साल, वो घटता बढ़ता रहता है। कभी 2 अरब डॉलर है, कभी 3 अरब डॉलर है, कभी 1.5 अरब डॉलर है, कभी 2.5 अरब डॉलर है। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 डॉलर में 50 रुपए होते हैं। तो हमारा अंशदान हर साल हमें देना पड़ता है विश्व बैंक में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। फिर कभी अचानक हमें कर्जे की जरूरत पड़ती है और हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाते हैं कि हमें कर्जा दे दो। तो ये दोनों संस्थाएं कर्जा देने के पहले कुछ शर्तें लादती हैं हमारे ऊपर, और उन शर्तों का पालन अगर हम करेंगे तो वो दोनों कर्जा देंगे, नहीं पालन करेंगे तो वो कर्ज नहीं देते। जब हम हमारा अंशदान वहां जमा करते हैं तब कोई शर्त नहीं है, वो कहते हैं लाओ 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 जमा कर दो, जल्दी जल्दी दे दो। जैसे ही हमारा अंशदान उनके कब्जे में जाता है वो पूंजी उनकी हो जाती है, फिर वही पूंजी हमें कर्जे के रूप में लेनी है जिसका ब्याज भी हम देना चाहते हैं, लेकिन उस पर वो शर्तें लगाते हैं। शर्तें कैसी लगाते हैं? सबसे खराब, सबसे ज्यादा अपमानजनक। उदाहरण के लिए बताऊं, हमारी भारत सरकार ने 27 दिसंबर 1947 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपना अंशदान दिया, जबकि भारत के पास पैसे नहीं थे। मुद्रा कोष को दान दिया, फिर उसके बाद इनको भी दिया विश्व बैंक को, जबकि पैसे नहीं थे। दूसरों से उधार लेकर हमने हमारा अंशदान जमा कराया, फिर 1948 में जमा कराया, फिर 49 में जमा कराया, फिर 50 में जमा कराया, फिर 51 में जमा किया, फिर 52 में भी जमा किया। 1952 में हमारी सरकार को कर्जे की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमारी सरकार ने एक पंचवार्षिक योजना बनाई, पहली बार बनाई, उसमें पूंजी की जरूरत थी। तो हमारी सरकार ने विश्व बैंक से कहा कि हम 1947 से हमारा अंशदान जमा कर रहे हैं और अब तक हमारा अंशदान कुछ 6-7 अरब डॉलर का हो चुका है, लिहाजा हम इतना कर्ज लेने के अधिकारी हैं, तो हमको ये कर्ज दे दिया जाए। तो विश्व बैंक ने कहा कर्जा तो देंगे, लेकिन हमारी शर्तें मान लो आप, तब हम आपको कर्ज देंगे। तो वो कर्ज तो देते हैं लेकिन कंडीशन लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। और वो शर्त क्या होती है? 1952 में भारत सरकार के ऊपर विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने सबसे पहली शर्त लगाई कि भारत अपने रुपए की कीमत को गिराए, अवमूल्यन करे, डिवैल्यूएशन करे रुपए का। और 1952 के पहले स्थिति ये थी कि भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर था, लेकिन विश्व बैंक मुद्रा कोष में जब हम कर्ज मांगने गए तो उन्होंने शर्त लगाई कि रुपए की कीमत गिराओ। तो भारत सरकार ने पहली ही बार में डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 30% घटा दी। फिर क्या हुआ? 1957 में फिर गए हम विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने के लिए, क्योंकि दूसरी पंचवार्षिक योजना के लिए पैसे की जरूरत थी। फिर उन्होंने हमसे कहा कि कीमत गिराओ रुपए की, फिर हमने कीमत गिराई। फिर 62 में हम गए, फिर हमने कीमत गिराई। फिर 67 में गए, फिर 72 में गए, फिर 77 में गए, फिर 82 में गए, फिर 87 में गए। और 1991 में तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कह दिया कि इतने प्रतिशत कीमत गिरानी पड़ेगी तभी कर्ज देंगे। तो भारत सरकार ने लगातार विश्व बैंक और मुद्रा कोष के कर्ज के दबाव में आकर रुपए की कीमत को जो गिराना शुरू किया 1952 से, आज रुपए की कीमत गिरकर कितनी हो गई है आप सोचिए। कभी लगभग 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, आज 50 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो गया। तो मुद्रा कोष और विश्व बैंक की संधि की शर्तों में फंसकर भारत का क्या नुकसान हुआ? जो हमारी 1 रुपए 1 डॉलर के हैसियत की करेंसी थी, अब वो 50 रुपए 1 डॉलर के बराबर हो गई। माने हम 50 गुना कीमत अपनी करेंसी की कम करा लिए, हमने 50 गुना कीमत अपनी संपत्ति की घटा ली, हमने 50 गुना कीमत अपने संसाधनों की कम कर ली, हमने 50 गुना अपनी इज्जत कम कर ली पूरी दुनिया के सामने।
अमेरिका को ताकतवर बना दिया 50 गुना ज्यादा। अमेरिका का डॉलर 50 गुना कर दिया, अमेरिका की संपत्ति 50 गुनी बढ़ा दी, अमेरिका की समृद्धि 50 गुनी बढ़ा दी। तो अमेरिका को 50 गुना ताकतवर कर दिया हमने और अपने को 50 गुना कमजोर कर लिया हमने। ऐसी खतरनाक शर्तें होती हैं विश्व बैंक और मुद्रा कोष की। आप बोलेंगे जी इसमें क्या नुकसान है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। हम 1952 में अगर अमेरिका को 1 रुपए का सामान बेचें तो हमको $1 की कमाई होती थी। अब हमको अमेरिका को 50 रुपए का सामान बेचना पड़ता है, तब $1 की कमाई होती है। माने सामान 50 गुना ज्यादा जाता है, आमदनी हमारी उतनी ही आती है जो 1952 में आती थी। माने हमारा निर्यात 50 गुना सस्ता हो गया। अब इसका उल्टा सोचें, अब 1952 में अगर अमेरिका से $1 का हम माल खरीदें तो ₹1 ही खर्च करना पड़ता था। अब अमेरिका से $1 का माल खरीदना हो तो ₹50 खर्च करना पड़ता है। माने आयात हमारा 50 गुना महंगा हो गया, निर्यात हमारा 50 गुना सस्ता हो गया। और आयात निर्यात दोनों एक साथ $1 का करें तो 100 गुने का नुकसान हमारा पूरा का पूरा देश को हो गया। आपको एक अंदाजा बताऊं ये नुकसान कितना होता है। भारत देश की सरकार कहती है कि 2008 में भारत ने जो निर्यात किया है दुनिया के देशों को, वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का है। ये निर्यात 5 लाख करोड़ रुपए का तब है जब $1 50 रुपए का है। मान लीजिए $1 1 का होता और 5 लाख करोड़ का ही हम निर्यात करते तो ये निर्यात हमारा 250 लाख करोड़ का बैठता। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो चीजें हमने अभी 5 लाख करोड़ रुपए की बेची हैं उनका वास्तविक मूल्य 250 लाख करोड़ है। माने 250 लाख करोड़ की चीजें हमने 5 लाख करोड़ में दे दी, कौड़ी के भाव में दे दी, देश को लुटा दिया हमने। और एक साल में इस देश का 245 लाख करोड़ का नुकसान करा लिया हमने मुद्रा का अवमूल्यन करके। इतनी बड़ी चपत और चोट इस देश को लगती है जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है। इसको और ठोस रूप में आपको मैं समझाता हूं, आपके समझ में आ जाए ताकि आप करोड़ों लोगों को यह समझाएं। जब हम मुद्रा में $1 के बराबर थे, $1 1 तब हम अमेरिका को कच्चा लोहा बेचें या दुनिया के किसी भी देश को कच्चा लोहा बेचें तो 1 किलो कच्चा लोहा हमारा बिकता था 7 सवा 7 रुपए का, क्योंकि रुपया और डॉलर बराबर था। अब कच्चा लोहा हम अमेरिका और दुनिया के देशों को बेचते हैं तो वही कच्चा लोहा हमारा बिकता है 25 पैसे का। जो वस्तु 1952 में हम 7 रुपए की बेच रहे थे वो वस्तु अब बिक रही है 25 पैसे की। सोचो 1 किलो कच्चा लोहा बेचने में कितना बड़ा नुकसान हम उठा रहे हैं। 6 रुपए 75 पैसे पर किलो, 1 किलो पे नुकसान। और 2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा लोहा हम हर साल बेचते हैं, 14-15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान सीधे पूरे देश को होता है। और एक उदाहरण से समझाता हूं। 1952 में अगर हम अमेरिका से स्टील खरीदें या लोहा खरीदें, $1 के हिसाब से होता था। अब वही स्टील और लोहा खरीदना पड़ता है तो $50 के हिसाब से होता है। तो आप कल्पना करो कि जो स्टील हम 52 में खरीदते थे और जो स्टील 2009 में खरीदते हैं वो कीमत 50 गुनी बढ़ चुकी है। आपको हैरानी होगी, 1952 में हम स्टील खरीदते थे दुनिया के देशों से तो 80 पैसे किलो के भाव में हम लेते थे। आज वही स्टील हमको 40 रुपए किलो में खरीदना पड़ता है। स्टील वही है, रुपया 40 जाता है उसका। क्वालिटी वही है, रुपया 40 जाता है उसका। आयात करें तो घाटा, निर्यात करें तो जबरदस्त घाटा, और दोनों घाटों को मिलाएं तो घाटे का घाटा। फिर इसकी पूर्ति करने के लिए हम विश्व बैंक से कर्जा लाएं और विश्व बैंक वाले फिर कहें कि रुपए की कीमत कम करो ताकि घाटा और बढ़े। फिर रुपए की कीमत कम करके कर्ज लाएं, फिर घाटा बढ़ाएं। इसी चक्कर में पूरा देश 63 साल से पिस रहा है, इसी चक्कर में। और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से जब हम ये बहस करते हैं कि इस दुष्चक्र से भारत को निकालने का रास्ता बताओ, तो वो एक ही बात कहते हैं कि राजीव भाई एक ही रास्ता है कि भारत इतनी ताकत हासिल करे
कि ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि को एक झटके में खत्म करे और दुनिया के 85 देशों के साथ मिलकर इस संधि को खत्म कराए, तो इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है। अन्यथा तो ये देश पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा।